एंड वेलकम, स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। अब सामाजिक ज्ञान है क्रेज़ी सामाजिक ज्ञान, क्योंकि बहुत कॉपी हो रही थी उसकी लोगों की भी, और वो ढूंढने से भी चैनल नहीं मिल रहा था, इसलिए इसको मैंने नाम इसका चेंज किया है। सेकंड पार्ट है ये चैप्टर सेकंड का। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ट्रेड इन बंगाल। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप on the bank of the river Hooghly in 1651. This was the base from which the company traders, known at that time as factors, operated. The factory had a warehouse where goods for export were stored, and it had offices where company officials sat. As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. By 1696, it began building a fort around the settlement. 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company zamindari rights over 3 villages. One of these was Kalikata, which later grew into the city of Calcutta, or Kolkata as it is known today. It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company the right to trade duty free. The company tried continuously to press for more concessions and manipulate existing privileges. Aurangzeb's Farman, for instance, had granted only the company the right to trade duty free, but officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. How could the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan, not protest? अब ये एरिया, अब यहाँ आप एक मैप देखिए। ये बक्सर की लड़ाई के बाद की स्थिति का मैप है। ये जो आप जाल जाल सा देख रहे हैं, ये वो एरिया है जिस पे बाद में बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई और जिसे मुग़ल हार गए, उसके बाद में अंग्रेज़ों के पास ये एरिया आ गया। अभी तक आपने इसमें पढ़ा कि फरमान लिया उन्होंने औरंगज़ेब से, और ये कहा कि भाई हमें कोई तरह की ड्यूटी ना पे करनी पड़े, आप हमें कंसेशन दो। और ये 3 गांव, जो बड़े 3 गांव हैं, जिनके नाम हैं, उनके नाम हैं सुतानुती, गोविंदपुर और कालीकता, जिसमें से कलकत्ता बाद में ज़्यादा फेमस हुआ। से पहले ट्रेड करने की इजाज़त मांगी और बाद में वहाँ पे अपना पैर फैलाने शुरू कर दिया। मुग़ल जो लोग थे, वहाँ के जो ऑफिसर थे, उनको उन्होंने ब्राइब किया, घूस खिलाई, और धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन शुरू कर दिया। और धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, वहाँ के जमींदारी राइट्स ले लिए। जमींदारी, जैसे मैंने बताया ना कि टैक्स वसूलने का जो राइट होता है, वो राइट उन्होंने ले लिए 3 विलेजेस के ऊपर। और ये 3 बड़े बड़े विलेजेस थे, जिनमें से कालीकता, यानी जिसे कलकत्ता कहते हैं आज, वो मेजर था। ये एक अपना आप में पोर्ट था और एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर रखा था इसने। और उसके बाद में उन्होंने मुग़ल एम्परर को एक, मतलब आप ये बोलो कि उसको रिश्वत दे के और वो चीज़ें दे के, गिफ्ट वगैरह दे के एक फरमान जारी करवा लिया कि इस एरिए में ये ड्यूटी फ्री, अंग्रेज़ जो है वो ड्यूटी फ्री वो करेंगे, ट्रेड करेंगे, किसी तरह का टैक्स नहीं देंगे। इसके बाद में उन्होंने जब दूसरे जो इंडियन ट्रेडर्स वहाँ से ट्रेड करते थे, उनसे पैसा वसूलना शुरू कर दिया। और वहाँ के जो ओनर थे, या वहाँ का जो राजा था, जो भी था मुर्शिद कुली खान, उसको पैसे देने से मना कर दिया कि जी हमारे पास तो फरमान है, हम क्यों देंगे तुमको टैक्स। और बड़ा व्यापार वहाँ से कर रहे थे, तो उससे पैसा भी उनको अच्छा मिल रहा था। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल, कैसे व्यापार जो है वो लड़ाई में बदल गया, संग्रामों में बदल गया।
Though the earlier 18th century, the conflict between the company and the Nawab of Bengal intensified after the death of Aurangzeb. The Bengal Nawab asserted their power and autonomy, as other regional powers were doing at that time. Mushid Quli Khan was followed by Alivardi Khan and then Sirajuddaulah as the Nawab of Bengal. Each one of them was a strong ruler. They refused to grant the company concessions, demanded large tributes for the company's right to trade, denied it any right to mint coin, and stopped it from extending its fortification, accusing the company of de- decade that they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of the Nawab. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letter, and trying to humiliate the Nawab and his officials. अब क्या हुआ, कंपनी पहले व्यापार करने के लिए आई थी, शाही फरमान के साथ आई थी। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद में जो यहाँ का बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जी, हम आपको जो, क्योंकि कंपनी ने क्या किया, उनको खुद तो ड्यूटी देनी नहीं एक भी पैसा, लेकिन जो आसपास के लोग थे वहाँ से वो लोग वसूली करने लगे, वहाँ के लोगों को डराने धमकाने लगे, गांव के लोगों से उनसे पैसे वसूलने लगे, नाजायज़ कब्जा करने लगे, वहाँ की उनकी गाय भैंस बकरियाँ वगैरह उठाने लगे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, लोगों को थ्रेटन करने लगे। और जो भारत का व्यापारी वहाँ जाता था, जो इंडियन मूल के व्यापारी उस कोस्ट से व्यापार करना चाहते थे, उनसे वो पैसा वसूलते थे। तो जब इसको पता लगता है सिराजुद्दौला को, तो वो गुस्सा करता है कि नहीं नहीं, अब हम आपको कोई इस तरह का आदेश नहीं देंगे, कोई ड्यूटी फ्री नहीं है, आपको भी पे करना पड़ेगा जैसे और लोगों को टैक्स पे करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा तो रेवेन्यू जो है वो डाउन में जा रहा है। अब यहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई। कंपनी ने उनको क्या करना शुरू कर दिया, टैक्स देने से मना कर दिया और घटिया लैंग्वेज में लेटर लिखना शुरू कर दिया। डिसरिस्पेक्टफुल राइटिंग लेटर्स का मतलब है कि ऐसी घटिया लैंग्वेज लिखने लगे जिसमें नवाब को, जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि महाराज, ऐसे शब्द लगाने भी बंद कर दिए उन्होंने और डायरेक्ट कम्युनिकेट करने लगे जैसे अपने से लोअर किसी से बात कर रहे हैं। ट्राइंग टू ह्यूमिलेट नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स, उसके जो ऑफिशियल थे और नवाब थे उनको सबको डराने धमकाने लगे ये लोग। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर रिन्यूइंग the trade of the company, and trade could flourish only if the duties were removed. It was also convinced that to expand trade, it had to enlarge its settlement, buy up villages, and rebuild its forts. The conflicts led to confrontation and finally eliminated in the famous battle of पलासी। कंपनी ने मना कर दिया, टैक्सेस जो डिमांड थे उनके लिए मना कर दिया, लोकल ऑफिशियल्स को डराने धमकाने और पैसे लेने लगे। और अब उन्होंने क्या किया, अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू कर दिया। व्यापार कैसे कि हम तो पैसा नहीं देंगे एक भी, जो वहाँ के लोग हैं, मतलब कलकत्ता की सरकार को पैसा नहीं देंगे, जो वहाँ का नवाब है उसको हम टैक्स नहीं देंगे, हम ड्यूटी फ्री व्यापार करेंगे, जो वहाँ से व्यापार करेंगे उनसे पैसा वसूलेंगे और डायरेक्ट जाके विलेजेस से, गांव से जाके उगाही करेंगे, मतलब कि डायरेक्ट माल वहीं से ले रहे हैं कम पैसे दे के। से दादागिरी दिखानी शुरू कर दी इन्होंने और अपना जो किला था उसको और मजबूत करना शुरू कर दिया, उसमें सिपाही रखने शुरू कर दिए। और ये कन्फ्लिक्ट बढ़ता रहा और फाइनली क्या हुआ कि इसने एक जंग का रूप ले लिया और ये बना बैटल ऑफ पलासी। पलासी की लड़ाई जो हुई थी आपकी 1756 यानी 1756 में। उसके बाद क्या हुआ, द बैटल ऑफ पलासी। व्हेन अलीवर्दी खान डाइड इन 1756, सिराजुद्दौला became the
Nawab of Bengal. The company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concessions and other privileges. So it tried, though without success, to help one of Sirajuddaulah's rival become the Nawab. An infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification, and pay the revenue. After negotiation failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory at Kasim Bazar, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed an Englishman, and blocked English ship. Then he marched to Calcutta to establish control over the company's fort there. अब क्या हुआ? अली वर्दी खान जो 1556 में मर गए, 1756 में डेथ हो गई उनकी, तो उसके बाद में सिराजुद्दौला को नवाब बनना था, वो नवाब बने। और उन्हें पता था कंपनी को कि अगर ये नवाब बनेगा तो ये क्या करेगा कि हमको जो हमने पहले से डिसाइड कर रखा है कि पेमेंट नहीं करनी है और हमारे बेनिफिट के लिए, तो अब हमें क्या करना है, सिराज को हटा के कोई एक ऐसा बंदा बिठाना है, पपेट बिठाना है अपना, जो इसका दुश्मन हो और हमारा दोस्त हो, जो हमें हमारी मनमर्जी करने से ना रोके। तो जैसे ही सिराज के हाथ में सारी पावर्स आई तो उसने क्या किया, मना कर दिया कि नहीं जी, हम तुमको कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं देंगे, कंसेशन नहीं देंगे जो आप व्यापार में चाह रहे हो। और जब ये बात अनसक्सेसफुल हो गई, लड़ाई हो गई, मतलब मना हो गया, अंग्रेज़ों ने मना कर दिया कि नहीं हमें तो चाहिए भाई, तो इन्होंने मना कर दिया हम नहीं देंगे। तो 30,000 सैनिकों के साथ में उसने कासिम बाज़ार में जो अंग्रेज़ों की एक फैक्ट्री थी उसके ऊपर धावा बोल दिया और वहाँ क्या किया, उन्होंने कंपनी के ऑफिशियल्स पकड़ लिए, लॉक कर दिया जो उसका वेयर हाउस था, स्टोर जो था, और वहाँ के जितने भी डिसआर्म कर दिए जो अंग्रेज़ वहाँ थे, उनके सारे हथियार छीन लिए, ब्लॉक कर दिया उनका जो शिप थे उनको आने से, और अपनी जो फ़ौज थी उसको मार्च कर दिया। कहाँ के लिए? आप कलकत्ता रवाना हो गए। जब यहाँ इतना एक्शन ले लिया तो उसके बाद में कलकत्ता रवाना हो गए ताकि वहाँ जो कंपनी ने अपना एक किला बना रखा है उस पर कब्जा किया जा सके। ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive, reinforced by naval fleet. Prolonged negotiation with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against Sirajuddaulah at Palasi. One of the main reason for the defeat of the Nawab was that the forces led by Mir Jafar, one of Sirajuddaullah's commander, never fought the battle. Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing Sirajuddaulah. The Battle of Palasi became famous because it was the first major victory of the company won in India. अब यहाँ देखो आप, ये जो दिख रहा है आपको, ये है कोर्ट रूम ईस्ट इंडिया कंपनी का, जहाँ पे कंपनी ने क्या किया है, ये लंदन में है, लंदन हॉल स्ट्रीट इन लंदन। दिस इज़ अ पिक्चर वन ऑफ देयर मीटिंग इन प्रोग्रेस। ये वहाँ का लोकसभा है, जो आप ये देख रहे हैं ना, ये वहाँ की लोकसभा है, हाउस ऑफ कॉमन्स है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, ये उस तरह का, ये आज भी ऐसे ही लोग बैठते हैं सीढ़ियों पे जैसे बैठते हैं, उसी तरह से, इसमें कोई चेंज इन लोगों ने नहीं किया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बैटल ऑफ पलासी का मेन रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। जब इन्होंने कैप्चर कर लिया और इनको खबर मिली वहाँ पे कि भाई मद्रास में, कि वही हमारे उसमें कलकत्ता का भी पोर्ट अब जो है वो जाने वाला है, तो रॉबर्ट क्लाइव के कमांड के अंदर इन्होंने एक नेवल फ्लीट भेज दी। नेवल फ्लीट होती है नौसेना जो होती है ना, कि समुद्र के रास्ते से ही, वो बाय रोड नहीं आएंगे, वो कैसे आएंगे, समुद्र के रास्ते से ही आएंगे।
तो उस तरह से उनकी एक छोटी सी आर्मी उन्होंने वहाँ पे भेज दी लड़ने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए। और 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने इसको बड़े अच्छे से हैंडल किया। सिराजुद्दौला के साथ में पलासी में उसने लड़ाई डिक्लेयर कर दी कि आ जाओ मैदान में, हम लड़ाई लड़ेंगे। उसके पीछे उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज वैसे भी बहुत चालाक और बिजनेसमैन है, तो उन्होंने नेगोशिएट किया मीर जाफ़र से। मीर जाफ़र कौन है? बेसिकली नवाब का जो सेनापति था, उसको क्लाइव ने लालच दिया कि अगर सिराजुद्दौला को मार दोगे या इसको कुर्सी से हटा दोगे तो हम अगला नवाब तुमको बना देंगे बंगाल का। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि अंधा क्या मांगे दो आंखें वाली बात है कि उसको जब तक सिराजुद्दौला बैठा रहता तब तक वो सेनापति रहता, राजा बन नहीं सकता था। तो वो उस लालच में आ गया और उसने क्या किया कि लड़ाई ही नहीं लड़ी, पलासी में गया, खड़ा रहा और लड़ाई ही नहीं लड़ी। और सिराज की जो सेना थी वो हार गई इसलिए, और सिराजुद्दौला को उन्होंने कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया। और इस तरह से बिना लड़े ही, कोई ज़्यादा मेजर इंजरीज नहीं हुई, ज़्यादा कोई उनको चैलेंज नहीं मिला सिराज की सेना की तरफ से। जो थोड़े बहुत लड़ने के लिए थे उनको पकड़ लिया गया, सरेंडर हो गए वो लोग। और बिल्कुल ही ना के मोल में ये जो पलासी की लड़ाई थी वो सिराज हार गए और अंग्रेज जीत गए। आफ्टर द डिफीट एट पलासी, सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड एंड मीर जाफ़र मेड द नवाब। अब सिराजुद्दौला को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया बंगाल का। द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी भी वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती थी, वो सिर्फ व्यापार पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। मतलब उसको सिर्फ पैसा चाहिए था, किसी तरह का रख रखाव में वो खर्चा करने में इंटरेस्ट में नहीं थी। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। ठीक है ना, व्यापार बढ़ाना है, प्रॉफिट मेकिंग करनी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं बनना। समझ आ रही है? एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनने का मतलब लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना है, देखना है कि किसानों की क्या प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना है, उसके लिए कुछ आपको और जो संसाधन है उनको जुटाना पड़ेगा। इस सब में कंपनी पढ़ना नहीं चाहती थी, उसका तो प्योर काम है भैया व्यापार बढ़ाना है और पैसा कमाना है, प्रॉफिट मेकिंग करनी है। तो इसलिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का पंगा नहीं पाला ज़्यादा, वो उन्हीं को जो लोग चला रहे थे उन्हीं के हाथ में दिए रहे। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। इफ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट, दो through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not be taken over directly. जब ये मेन मतलब क्या है कि हमारा ट्रेड बढ़े, हमारा प्रॉफिट बढ़े, हम पैसा कमाएं, तो इसलिए उन्होंने जो लोकल बंदे हैं जिनको उन्होंने बिठाया है, पपेट गवर्नमेंट बनाया है, उनसे उन्हें वही एक्स्ट्रा प्रिविलेज चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने कोई इंटरफेयर नहीं किया, जो जैसा चल रहा था उसको वैसे ही चलने दिया, बस अपना प्रॉफिट देखा। Soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be. After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subject. अब उन्होंने क्या किया कि थोड़े टाइम के बाद में जो ये पपेट्स हैं इनको भी सलाहकार हैं, वही पुराने सलाहकार, वो मना कर रहे हैं नहीं नहीं ऐसे मत करो वैसे मत करो। और वो उतने हेल्पफुल उनके लिए साबित नहीं हुए जितना हेल्पफुल वो चाह रहे थे कि बस हम कहें कि ये कर दो तो वो फटाफट साइन करके मुंडी हिला दें। लेकिन अब वहाँ से भी उनको मतलब विरोध देखना पड़ रहा था उनके दरबारियों के हाथों। तो उन्होंने सोचा कि अब एडमिनिस्ट्रेशन में एंटर करना ही पड़ेगा, ताकि क्या हो कि इनको अक्वायर करके भाई हमने तुम्हें दान में दिया है ये राज्य, तो जो हम कहेंगे वही तुम्हें करना पड़ेगा। इस तरह की पॉलिसी लेके इन्होंने काम करना अब शुरू किया। व्हाट कुड द कंपनी डू? अब कंपनी क्या करे? व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्टेड द कंपनी डिपोजेज हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस। अब उन्होंने मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बिठा दिया। व्हेन मीर कासिम कंप्लेंड ही his turn was defeated in the battle fought at बक्सर 1764। अब उसने मीर कासिम ने क्या किया? मीर कासिम की जब कंप्लेंट ज़्यादा बढ़ने लगी तो 1764 में फिर बक्सर की लड़ाई हुई। ड्रिवन बाय
Bengal and Mir Jafar was reinstalled, the Nawab had to pay rupees 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its war and meet the demands of trade and its other expenses. It wanted more territories and more revenue. By the time Mir Jafar died in 1765, the mood of company had changed. Having failed to work with puppet Nawabs, Clive declared, "We must indeed become Nawabs ourselves." अब क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा, जब मीर जाफ़र हार गए, ठीक है, 1764 की जो ये थी, लड़ने ही नहीं आए दो, तो नवाब लड़ने ही नहीं आए, अवध का और वहाँ का नवाब लड़ने नहीं आया। वहाँ पे सेना आई थी, सेना ने कोई खास लड़ाई नहीं करी और इसको भी पकड़ लिया उन्होंने। तब उसके बाद में क्या हुआ कि जब सब कुछ ही ख़त्म हो गया तो उनके ऊपर लगाया गया कि हमारा आपकी वजह से इतना नुकसान हुआ, हमारी सेना यहाँ इकट्ठी हुई है, जो हमारा नुकसान हुआ है उसके लिए 5 लाख रुपए हर महीने हमें दो। जुर्माना लगाया कंपनी ने, और कंपनी ने टेरिटरीज मांग ली कि ये एरिया हमें दे दो, इनसे हम उगाही करेंगे, पैसा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में क्या हुआ कि जब सब कुछ ही देख लिया तो रॉबर्ट क्लाइव ने ये सोचा कि जब मीर जाफ़र मर गया 1765 में, 1765 में, तो अब कंपनी ने अपना मूड चेंज कर लिया। उन्होंने ये सोचा कि पपेट गवर्नमेंट्स, जो ये पपेट नवाब है ना, ये भी हमारे उतने फ़ायदे के नहीं हो रहे जितने होने चाहिए, तो अब हम करते हैं कि हम खुद ही नवाब बन जाते हैं। मतलब कंपनी क्या करेगी, अब राज खुद ही करेगी, बजाय किसी को अपॉइंट करने के कि भाई तुम राज तुम करो और पैसा हमें दो। तो ऐसा करने से अच्छा है हम खुद ही डायरेक्ट सब कुछ अपने हाथ में ले रहे हैं। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर्स अपॉइंटेड द कंपनी एज अ दीवान ऑफ प्रोविंस ऑफ बंगाल। 1765 में मुगल के जो एम्परर थे, मुगल बादशाह ने कंपनी को दीवान बना दिया बंगाल का। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। अब वहाँ से उन्होंने रेवेन्यू, पहले क्या जो काम चोरी छुपे हो रहा था, गांव के विलेजर्स से जा के जो उगाही करी जा रही थी, अब उसका अधिकार मिल गया उनको, तो अब वो कितना भी टैक्स लगा सकते हैं, ये दीवानी राइट उन्हें मिल गया। दिस सॉल्व्ड द मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। From the earlier 18th century, its trade with India had expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. This was because at this time Britain had no goods to sell in India. The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey. The entirely stopped after the assumption of Diwani. Now revenues from India could finance company expenses. These revenues could be used to purchase cotton and silk textile in India, maintain company troops, and meet the cost of building and company fort and offices at Calcutta. अब क्या हुआ, प्रॉफिट तो तब भी नहीं हुआ। समस्या यहाँ ये थी, उन्हें चाहिए था, सामान खरीदना था और सामान खरीद के अपने देश में बेचना था। जो कुछ उन्हें खरीदना था वो सोने चांदी के सिक्कों के बदले खरीदा जाता था। भारत से ही वो सिल्क खरीद रहे थे, कॉटन खरीद रहे थे और अपने देश में बेच रहे थे। उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं था, समझ रहे हैं, ब्रिटेन के पास में, अंग्रेज़ों के पास बेचने के लिए कुछ नहीं था। और जो यहाँ से कमा रहे थे, जो कुछ भी आंखें दिखा दिखा के जो पैसा कलेक्ट कर रहे थे, वो जो बाहर से अपने बंदे लेकर यहाँ आते थे, जो ट्रूप्स लेकर आते थे, सेना रख रहे थे, छोटी मोटी टुकड़ियाँ, और जो ऑफिसर लेकर आ रहे थे, उनके रहने के लिए घर, मकान, दुकान जो भी कुछ बना रहे थे, उसमें खर्च हो रहा था। तो प्रॉफिट यहाँ फिर भी उनको नहीं मिल रहा था। तो अब उन्होंने कुछ और सोचा। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नाबोब्स। What did it means of be Nawabs? It means, of course, that the company acquire more power and authority, but it also meant something else. Each company servant began to have vision of living like Nawab. अब क्या हुआ, कंपनी के ऑफिशियल्स क्या बन गए, नवाब्स बन गए, नवाब बन गए।
ऐसा नहीं है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ गया, पैसा उनके पास था, पावर और अथॉरिटी भी बढ़ गई, और वो अपने आप को नवाब ही बन गए। जो कंपनी का नौकर है वो अपने आप को नवाब ही मान रहा है और नवाब की तरह ही ज़िंदगी बिताने की कोशिश कर रहा है। आज यहीं तक, नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 3 करेंगे इसके आगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।